हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रशांत सिंह एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर टेस्ट सॉल्यूशन। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और देख के टिक किए जा सकते थे। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी थी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा आसान थे। एक दो क्वेश्चन के अलावा किसी क्वेश्चन में आपको कोई खास दिक्कत आई नहीं होगी। मोस्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी थे। लेकिन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा वर्क डन कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट्स, है ना। दो क्वेश्चन है इसमें, स्टेट P1V टू P1V एंड सेकंड क्वेश्चन आपका P1 2V1 से P1V1। अब आपको पता है, आपको तब वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है P माइनस P एक्सटर्नल, है ना। वर्क डन होता है आपका माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, या आप बोल सकते हो इसको माइनस P डेल्टा V, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट कंडीशन में आपका है P1V टू 2P1V, ठीक है। अब देखिए किस स्टेट से जा रहा है आपका, V वॉल्यूम से V वॉल्यूम जा रहा है, यानी जो फर्स्ट है आपका वो क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस को देखते हो, है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है वो कितना आता है? 0 आता है। रीजन इज वेरी सिंपल, वर्क डन हमारा होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। चूंकि डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आपका वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड कह रहा है P1 2V1 टू P1V1, है ना। P1 2V1 टू P1V1, ठीक है। ये सिंपली आपका कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में आपका क्या होता है? प्रेशर आपका कांस्टेंट है, P1 से P1 में ही जा रहा है ना। चूंकि कुछ भी पाथ दिया नहीं हुआ तो हम इसको सिंपली देखेंगे, आपका P1 से जा रहा है, सिंपली P1 से P1 में ही जा रहा है और 2V1 से V1 में ही जा रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको? आप लिखोगे W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, और माइनस P एक्सटर्नल कितना है? P1 डेल्टा V, V इनिशियल, V फाइनल आपका कितना है? V फाइनल है आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस P1, V फाइनल है आपका V1 माइनस V इनिशियल आपका 2V1। यहां से आ जाएगा ये, यहां से आ जाएगा आपका ये माइनस P1 इंटू माइनस V1, यानी कि ये पॉजिटिव में आ जाएगा आपका P1 V1, यानी कि जो आंसर होगा पहले केस में आपका वर्क डन 0 होगा एंड दूसरे केस में होगा आपका P1 V1। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो होगा 0 और P1 V1, यानी कि सही कौन सा वाला होगा? 0 एंड P1 V1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड आपका कह रहा है, सेकंड जो है क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है आपका एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड दिस साइकिल ABCA, यानी कि A से B फिर C फिर A आ रहा है एज सिस्टम सोन, ठीक है। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है आपको ग्राफ दिया हुआ है इस तरह का। एक बार बना लेते हैं इसको 2 डायमेंशन में, ठीक है। अब देखिए है क्या इसमें, इस ग्राफ में आपको दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है। आपको तब PV ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है? आपका वर्क डन देता है, ठीक है। PV ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है? वर्क डन देता है। आपको वर्क डन पूछ रहा है इस प्रोसेस में पूरा। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA एज शोन इन PV डायग्राम, द नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू, ठीक है। अभी आपकी वैल्यू दी है 6P1 और यहाँ पे दिया आपका P1, यहाँ पे दिया आपका V1 और यहाँ पे दिया आपका 3V1। अब इस साइड को आप देखो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो आपको सिंपली क्या पता है, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? आपको वर्क डन देगा। ये PV ग्राफ है आपका, PV कर्व है, तो इसके अंडर का एरिया क्या देगा? वर्क डन देगा। तो ये डिफरेंस क्या है? देखिए ये V1 है और ये 3V1 है, तो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2V1, यानी ये वाली साइड हो गई आपकी 2V1 और ये वाली साइड आपकी हो गई 5P1। आप देखिए 6P1 और माइनस 5P1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल सकता है? ट्रायंगल का एरिया निकलेगा आपका हाफ साइड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है हाफ A इंटू B, यानी कि आप लिख सकते हो हाफ 5P1 इंटू 2V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ 10P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5P1 V1। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B, ठीक है। इसमें एरो दिखाना बहुत जरूरी था। अब यार यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, ठीक है। कैसे कि हमने पूछा वर्क डन बाय गैस, है ना, वर्क डन बाय गैस, और हमने कोई भी साइन वगैरह नहीं दिया मोस्टली, है ना, आपको डायरेक्टली ऐसे दे दिया ऑप्शन
अगर हमने साइन के साथ इंक्लूड किया होता तो यहाँ पे एक चीज समझने की है, जरूरी है। अब सिंपली देखिए, हमारे केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में जब भी साइक्लिक वर्क होता है, मतलब हमने इसको क्लास में प्रूव किया है, आपने अगर अपनी क्लास में सही से पढ़ा होगा तो आप भी को भी पता होगा, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है तो उसका जो वर्क डन आता है वो हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, अब वर्क डन जब भी निगेटिव आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क डन निगेटिव है, यानी कि ये वर्क डन अगर निगेटिव आया, यानी कि वो क्या होता है, निगेटिव हम कब लेते हैं वर्क डन को, यानी वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। ठीक है, ठीक है, तो वर्क जितना, अगर किसी गैस ने मान लो W वर्क किया, किसी गैस ने खुद W वर्क किया, तो इसका मतलब उस, है ना, सपोज किसी गैस ने खुद काम किया, W वर्क किया, है ना, तो हम जब भी थर्मोडायनेमिक्स में लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस W लिखते हैं, क्योंकि ये वर्क डन बाई गैस है। तो जब भी हमारा वर्क डन निगेटिव में आएगा तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई गैस होगा। ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट था मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखने का है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट ने इस पे क्वेश्चन पूछा था। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि देखिए समझिए इस बात को, कि जब भी कोई बाहर का इस पे वर्क करेगा ना, जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, तो जैसे सपोज वर्क डन एक्सटर्नल है हमारा और वर्क डन बाई गैस है। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो W1 है और इसकी वैल्यू क्या है, W2 है ना, एक्सटर्नल वर्क किया W1, तो थर्मोडायनेमिक्स के कन्वेंशन के हिसाब से, है ना, अगर हमने बाहर का ना गैस पे काम किया जा रहा है, गैस के ऊपर काम किया जा रहा है, तो इसको एज इट इज W1 लिखते हैं, यानी पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। अगर गैस ने खुद काम किया तो निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे किसी प्रोसेस में वर्क डन निगेटिव में आ रहा है ना, इसका मतलब वो पूरा वर्क किसने किया होगा, गैस ने किया होगा, और उतना ही पॉजिटिव वर्क गैस ने किया होगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो वर्क आएगा, ठीक है, जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस P1 V1, है ना, माइनस 5 P1 V1। ये वर्क डन आया, कितना वर्क हुआ, है ना, तो अगर निगेटिव में आया यानी कि इतना ही ये वर्क किसने किया होगा, गैस ने, तो गैस ने कितना वर्क किया, पॉजिटिव में 5 P1 V1। आई होप ये डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। क्लासरूम के लेक्चर्स में इसको बहुत ज्यादा क्लियरली समझाता हूं मैं, बहुत, है ना, तरीके से एग्जांपल देके, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आपको समझना। होपफुली अगर आपको आता होगा तो आपको रिवाइज हुआ है। अगर कोई डाउट है तो जरूर रिवाइज करिए, या आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, आपको दूसरी वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में बताना है। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना, आपने क्लास में कितना पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। डेल्टा यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बिल्कुल सही, डेल्टा यू केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हमने पहली लाइन इसमें पढ़ी थी कि डेल्टा यू हमारा क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपने क्या हुआ ऐसे देखे होंगे और किए होंगे। डेल्टा यू इज ए पाथ फंक्शन, ये गलत है, आपका फर्स्ट सही है, डेल्टा यू इज ए पाथ फंक्शन नहीं, डेल्टा यू क्या आपका स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू इज ए स्टेट, है ना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल सही, है ना, ये क्लासरूम में आपने प्रूव किया होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूवी होता है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिया तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, क्योंकि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूवी, यानी कि आपका जो है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज, तो ये भी सही है। डेल्टा यू इज एडियाबैटिक वर्क, बिल्कुल, डेल्टा यू एडियाबैटिक वर्क कैसे है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू एडियाबैटिक। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक। तो डेल्टा यू इज नथिंग बट एडियाबैटिक वर्क, है ना, ये क्लास का कराया हुआ है, ये वाला पर्टिकुलर लाइन क्लास का कराया हुआ है, काफी इजी भी है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ भी सही है, यानी जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आपका, वो आपका सही होना चाहिए ए, है ना। ठीक है, आसान था ये काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज, पहला वॉल्यूम, दूसरा डेंसिटी, तीसरा टेम्परेचर एंड फोर्थ इज एंथैल्पी। द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, है ना, इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत है क्या, आई होप नहीं। ठीक है, आपको क्योंकि पता है कि आपका डेंसिटी और टेम्परेचर ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट, है ना, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है ना, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
तो ये क्या होगा आपका डेंसिटी और टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसको आपको ट्रिक भी बताई गई होगी क्लास में, इसकी किस तरह से निकालते हैं हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हम किस तरह कर सकते हैं। हम मटेरियल को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। ये आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक से आप देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो डेंसिटी एंड टेम्परेचर आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट हो जाएगा। तो सॉरी सेकंड एंड थर्ड करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई 0.1 मोल ऑफ गैस। तो पहली चीज क्या दी हुई है आपको, पहली चीज दी हुई है आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 0.1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया। सेकंड दिया ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ आपको। 27 डिग्री सेल्सियस आपको क्या दिया, और टेम्परेचर दिया। और टेम्परेचर में भाई तुरंत केल्विन में बदल लेता हूँ, तुरंत जैसे मुझे टेम्परेचर दिखता है मैं उसे सेल्सियस में देखता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा उसको क्या करता हूँ, केल्विन में ही तुरंत कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। फिर आपका कह रहा है टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय 0.1 मोल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर कह रहा है ना। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, आपका पी कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक सेकंड, पी कांस्टेंट, और क्या कह रहा है, वॉल्यूम हमारा डबल कर लिया, ऐसा किया है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब यार सिंपल सी बात है, हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, पी कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा पी कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर और गिवन नंबर ऑफ मोल्स पे हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यार बहुत सारे तरीके, ठीक है। ध्यान समझिएगा कैसे कैसे कर सकते हैं, और सबसे इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो आपको सिंपली क्या दिया हुआ है, आपको T1 दिया है ना, T1 दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, और बताया वॉल्यूम आपका V1 है। V1 की वैल्यू नहीं दी है, आपको बोला भाई कि ये बाद में क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है ना, 2V1 हो जा रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हमको वॉल्यूम क्या करना है, डबल करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया हुआ है। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछा है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की जगह आप सिंपली इसको लिख सकते हो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि हमको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली लिख सकते हो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हमने कैलकुलेट किया है ना। ऑल द वर्क डन बाय गैस दिया हुआ है शायद, है ना, क्वेश्चन में वर्क डन बाय गैस दिया, वर्क डन बाय 0.1 मोल ऑफ गैस, तो ये वैसे भी पॉजिटिव में आता, लेकिन ठीक है हम साइन पे नहीं जा रहे हैं। अगर हमको मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम अगर वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वर्क डन बाय गैस ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहां आते हैं, तो हमको बोला है भाई वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हमारा मैग्नीट्यूड और पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब हमारे पास दो तरीका है यार, ठीक है। दो तरीके ये है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमको टेम्परेचर पता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि हम एक काम करें, हमने आइसोबारिक प्रोसेस ले लिया, प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। V1 और V2 है ना, चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं, चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं कि अगर हमारा V1 और V2 है, ठीक है, V1 बाई V2 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 हो सकता है, ठीक है। V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 बाई T2। तो सिंपली आपका क्या कहना चाह रहा है, आपका पहले V1 आपका V1 के बराबर था और V2 आपका किसके बराबर था, 2V1 के बराबर था। वॉल्यूम देखिए डबल हुआ, तो T1 बाई T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं यार, है ना, चार्ल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी, हम सबसे इजी तरीके से सिंपल वे में ये कर सकते थे कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा वॉल्यूम डबल हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम डबल हुआ है, तो हमारा टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2T2 आ गया, सॉरी पहले आपका ये प्रोसेस क्या था, T1 था, फिर आ गया 2T1, ठीक है। अब देखो P डेल्टा V को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, NR डेल्टा T के इक्वल लिख सकते हो। P डेल्टा V को किसके इक्वल लिख सकते हो, NR डेल्टा V। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, P1 V1 को आप क्या लिख सकते हो, NR T1, और P V2 को क्या लिख सकते हो, देखो कांस्टेंट प्रोसेस है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन को देखो तो आप क्या लिख सकते हो, P V1 इज इक्वल टू NR T1, और P V2 को आप क्या लिख सकते हो, NR T2। तो
तो सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करना है पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो एन आर टी टू माइनस टी वन, और वैसे भी लिख सकते थे आप पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया 0.1, आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, आर की वैल्यू दी है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और चूंकि आंसर कैलोरी में दिया है नहीं, आर की वैल्यू हमको 2 ही रखनी है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू हमने भाई पहले देख ली थी, कितनी थी हमारी, T1 की वैल्यू थी हमारी 300 केल्विन, T1 की वैल्यू थी 300 केल्विन। T2 की वैल्यू हमको नहीं पता, अरे डेफिनेटली पता है, T2 की वैल्यू कितनी है, डबल है T1 की, तो जाके 600 केल्विन। इसमें कोई दिक्कत है क्या, चार्ज लॉ सिंपली लगाइए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमारा वॉल्यूम डबल हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमारा वॉल्यूम डबल हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो माइनस 300, ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 300 इज इक्वल टू 60 कैलोरी, 60 कैलोरी। और इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये काफी आसान था। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल आइडियल गैस फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, टेम्परेचर आपको दिया 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको वर्क डन का क्या फॉर्मूला पता है, जब भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन आपका आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है और रिवर्सिबल प्रोसेस दिया है, तुरंत आपका क्या होना चाहिए एनआर टी एल वी टू बाई वी वन, या आप इसको लिखते हो माइनस 2.303 एन आर इंटू टी लॉग वी टू बाई वी वन। अब यार देखिए, पहले देख लीजिए आर की वैल्यू पुट करने से पहले देख लीजिए आंसर किस में दिया है, जूल में दिया है, आंसर किस में दिया है, जूल में दिया है। यानी कि आपको आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 1 दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर की वैल्यू पुट करनी है हमको 8.314 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू दी आपको 27 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने कहा भाई मैं डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर को देखता ही नहीं, और आपको भी नहीं देखना चाहिए, केल्विन में तुरंत कन्वर्ट करना चाहिए। लॉग V2, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया आपको 10 लीटर, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपका 1 लीटर। ठीक है, यहां से हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहां से सिंपल हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इज इक्वल टू, इतना जूल आ जाएगा आपका, इतना जूल आ जाएगा। अगर आप इसको कायदे से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी किसके बराबर, ये वैल्यू आएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 ए के बराबर, माइनस 5744 जूल, है ना। प्लीज कैलकुलेट, आंसर यहाँ पे देखिए नहीं, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप प्लीज एक बार मल्टीप्लाई करके करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं होगा, तो आपको डेफिनेटली इसको कैलकुलेट करके चेक करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 8 जूल, है ना, बाय ए सिस्टम इज 8 जूल, सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो इस वर्क डन को क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, 8 जूल हो जाएगा हमारा। वर्क डन बाय ए सिस्टम कितना हो गया 8 जूल, माइनस 8 जूल, क्योंकि सिस्टम ने खुद काम किया है, तो कितना हो जाएगा माइनस 8 जूल। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट, हीट कितना सप्लाई किया गया 40 जूल, और इसको क्या रखेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, चलो बताओ, हीट हमने सप्लाई किया है सिस्टम को तो रखेंगे हम पॉजिटिव में। अगर हीट सिस्टम खुद देता है ना, हीट इवॉल्व होती है तो उसको माइनस में रखते हैं, अगर हीट हमने उसको दिया तो इसको प्लस में रखते हैं, और वर्क डन सिस्टम ने खुद किया है तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, और वर्क डन अगर सिस्टम पे किया होता तो हम उसको प्लस में रखते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कितना इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा यू देख लेते हैं कितना है। पहली बात तो ये देखते हैं इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू आपका है 40 और डब्ल्यू है आपका माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 32 जूल, और इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो 32 जूल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.5 atm such that there is delta U is equal to minus 2.6 joule, calculate heat absorbed or supplied। ठीक है, heat absorbed or lost।
ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आपको डेल्टा यू दिया हुआ है और आपको वर्क डन के लिए भी वैल्यूज दिए हुए। आपको देखिए 2 लीटर टू 6 लीटर एक्सपेंशन दिया हुआ है और दूसरी चीज आपको प्रेशर दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया और प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कर क्या सकते हैं, आपको हीट एब्जॉर्ब या लास्ट पूछा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपसे क्यू की वैल्यू पूछिए, है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, हमको डेल्टा यू की वैल्यू एग्जैक्टली पता है। हमको डेल्टा यू की वैल्यू क्या एग्जैक्टली पता है, ये कितनी है, -2.6 जूल, -2.6 जूल। हमको डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन होता है आपका माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल आपको कितना दिया, 0.5 एटीएम और वॉल्यूम आपका 6 लीटर टू 2 लीटर जा रहा है, 2 लीटर टू 6 लीटर जा रहा है। फाइनल वॉल्यूम आपका है 6 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम आपका 2 लीटर। इतना लीटर एटीएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना लीटर एटीएम। तो वर्क डन अगर आप देखो यहाँ पे तो वर्क डन आ गया आपका भाई -2 लीटर एटीएम। वर्क डन क्या आ गया भाई, -2 लीटर एटीएम। अब देखो आपको जूल में यहां दिया वैल्यू और आपको जूल में कैलकुलेट करना है, तो 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है आपका 101.3 जूल। ठीक है, 1 लीटर एटीएम सॉरी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 लीटर एटीएम की जगह लिखोगे आप 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे जूल से और ये हो जाएगा आपका -202.6 जूल। आसान था ये काफी, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि आपको डेल्टा यू की वैल्यू दी है और ऐसी कंडीशंस दी है जिससे आप वर्क डन क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। वर्क डन अगर हमको पता चल गया और हमको डेल्टा यू पता है तो क्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा भाई आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी थी, -2.6 जूल इज इक्वल टू वर्क डन प्लस क्यू। वर्क डन की वैल्यू है -202.6 प्लस क्यू -2.6। क्यू की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, +202.6 -2.6 इज इक्वल टू जाएगा आपका +200 जूल। और क्यू आया आपका 200 यानी और पॉजिटिव में 200 जूल का मतलब 200 जूल हीट दिया गया या लिया गया, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमने सिस्टम को हीट दिया तो क्या हो जाएगा, यानी सिस्टम ने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो 200 जूल एब्जॉर्ब विल बी द आंसर। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, द इंक्रीज इन यू, इंक्रीज इन यू मतलब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा, तो डेल्टा यू इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब के इक्वल, लेकिन कर लेते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू प्लस डब्ल्यू। और आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। तो यानी ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, इक्वल टू हीट इवॉल्व। ठीक है, ध्यान सुनते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आ रहा है ना। अब देखिए अगर क्यू जो है एब्जॉर्ब हुआ होता, क्यू अगर एब्जॉर्ब हुआ होता यानी क्यू हमने सिस्टम को दिया है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव। क्यू की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव, और डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होती, पॉजिटिव। अगर इसने हीट लॉस्ट किया होता, अगर इसने हीट लॉस्ट किया होता, अगर हीट लॉस्ट किया होता तो क्यू की वैल्यू होती निगेटिव और डेल्टा यू की वैल्यू होती है आपकी निगेटिव। इसमें कोई दिक्कत है, और डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव यानी कि ये डिक्रीज है ना, डेल्टा यू की वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज है। ठीक है, डेल्टा यू अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और डेल्टा यू पॉजिटिव यानी क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज पूछ रहा है तो ये हीट एब्जॉर्ब के इक्वल होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन 0 हो गया, तो डेल्टा यू क्या हो गया, क्यू के इक्वल आ गया। अगर हमने जो है ना मैथमेटिकली देख रहे हैं, अगर हमने हीट उसको दिया होता है यानी उसने हीट एब्जॉर्ब किया होता तो क्यू की वैल्यू होती पॉजिटिव, फाइनली डेल्टा यू की वैल्यू होती पॉजिटिव, यानी डेल्टा यू इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब के इक्वल। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं यार प्रैक्टिकली सोच के कि अगर हमने इसको हीट दिया है और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तभी उसका यू इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन। आप कह रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो सर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है इसको हम बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्यू, हीट पाथ फंक्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका डब्ल्यू,
पाथ फंक्शन है, बोथ ए एंड बी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होते। और लास्ट ऑप्शन आपका क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज डेल्टा यू। क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। तो क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं है, ये डेल्टा यू है। और डेल्टा यू क्या होता है आपका? पाथ फंक्शन नहीं होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप क्लियर था आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एन आइडियल गैस, ठीक है। आइसोथर्मल है, आपको पता है किसके किसके बारे में बात कर रहा है? ये यू और एच के बारे में बात कर रहा है। और यू और एच किसके फंक्शन होते हैं? केवल, है ना, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका जो है ना ही यू चेंज होगा ना ही एच चेंज होगा, तो यू एंड एच आर अनअल्टर्ड। और ये बहुत ज्यादा इजी और फेमस क्वेश्चन है, क्लास में हजारों बार इसके बारे में डिस्कशन हो गया होगा, मतलब जब भी बात हुई होगी, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉर ए गिवन रिएक्शन, डेल्टा एच की वैल्यू दी है, डेल्टा एस की वैल्यू दी है। आपको कह रहा है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? डेल्टा एच की वैल्यू दी है आपको 35.5 और 83.6, 35.5 ये लेकिन आपको ध्यान देना होगा किलो जूल में दिया है, किलो जूल में है, किलो जूल पर मोल, और ये 83.6 जूल पर केल्विन, किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एस की वैल्यू है आपकी 83.6 जूल पर केल्विन, ठीक है। आपको कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस कब होगा, आपको पता है किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर रेंज दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इसको देखें, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अब सिंपली एक चीज देखिए यार, है ना, ये निगेटिव कब होगा? अब आपको दिया डेल्टा एच, क्या दिया है? डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। इस केस में देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा एस आपका क्या पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव है। और आप चाहते हैं कि डेल्टा जी क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। अब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव है तो ये टोटल टर्म किस में आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। और ये आपका क्या है? पॉजिटिव में। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव में आपने टेम्परेचर का मल्टीप्लाई किया है निगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। अब सिंपली देखिए आप कि ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो आपका टोटल डेल्टा जी निगेटिव है। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो यानी ये वाला टर्म लार्जर होना चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा एच। तो सिंपली यहां से हमको मिल गया टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। इसमें कोई डाउट है क्या? जब टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच, तभी ये वाला टर्म आपका निगेटिव में क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ये वाला टर्म निगेटिव ज्यादा आएगा और ओवरऑल क्या होगा? आपका डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। तो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। यहां से आप लिख सकते हो टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी है? 35.5 किलो जूल, ये ध्यान रखना है। तो ये जाएगा 10 to the power 3, है ना। अपॉन इसकी वैल्यू दी आपका 83.6, अपॉन इसकी वैल्यू क्या दी है? 83.6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा गाइस, लेकिन आपको इसको करना है अच्छे से क्योंकि आपको एग्जाम देना है ढंग से। तो हम इसको कर लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बाई 83.6 और ये आ रहा है मेरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 424.64 केल्विन, ठीक है। इससे तो बड़ी होनी चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू, किससे बड़ी होनी चाहिए? 424.64 से, यानी अप्रोक्सीमेटली किससे बड़ी होनी चाहिए? ये 425 केल्विन से। टेम्परेचर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 425 केल्विन से। ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है और क्लास वगैरह में भी आपको कराया गया होगा। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिएक्शन हो हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो, तो कैसे हो सकता है? आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। आप चाह रहे हो कि आपका जो रिएक्शन हो हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, यानी डेल्टा जी हमेशा निगेटिव। डेल्टा जी इज क्या? ऑलवेज निगेटिव। तो ये ऑलवेज निगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच भी निगेटिव हो, है ना। ये हमेशा निगेटिव कब हो सकता है? सोच के देखिए, ये हमेशा निगेटिव तभी हो सकता है, डेल्टा जी हमेशा निगेटिव तभी हो सकता है जब आपका डेल्टा एच भी निगेटिव हो
और ये वाला भी टर्म निगेटिव, ये टोटल टर्म भी क्या हो, निगेटिव। और ये वाला टोटल टर्म निगेटिव होने के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव का आपका केस है बी। और ये काफी आसान है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार ध्यान समझना पड़ेगा हमको, शुरू से देखते हैं इसको सही से, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ आपको, एक रिएक्शन दिया हुआ आपको, है ना, और उसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है और डेल्टा जी आपसे पूछ रहा है। यार एक बात बताइए, डेल्टा जी आप कब निकाल सकते हो, डेल्टा जी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टा जी आप तब निकाल सकते हो जब आपको पता है कि डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है क्या, डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ। टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ। डेल्टा एच की वैल्यू नहीं दी हुई है। यानी कि अगर हमको डेल्टा एच पता चल जाए तो डेल्टा जी तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। और डेल्टा एच कैसे पता चलेगा, हमको डेल्टा यू दिया है, इससे डेल्टा यू हमको दिया है, और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा एनजीआरटी। ये आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। यहां से हमारा डेल्टा एच निकल सकता है, तो हम देखते हैं इसको। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एनजीआरटी। या आपने इसको, अगर आपको याद नहीं हो तो आपने इस तरह भी लिखा होगा, डेल्टा यू एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए डेल्टा एनजी की वैल्यू इस रिएक्शन में देखते हैं, डेल्टा एनजी की वैल्यू है क्या, डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके इक्वल है, यहाँ पे आपका लेटर है ना। डेल्टा एनजी क्या होता है, गैसियस मोल्स में डिफरेंस, तो डेल्टा एनजी होगा आपका फाइनल मोल्स कितने, गैसियस मोल्स 2, फाइनल गैसियस मोल्स है आपके 2, इनिशियल गैसियस मोल्स आपके 0 है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सिंपली आप लिख सकते हो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एनजी आपका है 2। आर की वैल्यू हमको किस में यूज करनी है, देख लेते हैं एक बार आंसर किसमें दिया आपको, कैलोरी में दी है, तो आर की वैल्यू हमको कैलोरी में यूज करनी है, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू टेम्परेचर आपको कितना दिया है 300 दिया हुआ, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 1200 कैलोरी आ जाएगा, 1200 कैलोरी आ जाएगा। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1200 कैलोरी आ जाएगा, 1200 कैलोरी, ठीक है। यहां से आप देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू प्लस 1200 कैलोरी, 1200 कैलोरी, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या दी है 2.1, माइनस 2.1 है कि 2.1, एक बार देखने दीजिए 2.1 है, डेल्टा यू की वैल्यू 2.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मतलब आपको इसमें क्या करना है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 करना है, तब आपका जाके आपका कैलोरी में कन्वर्ट होगा प्लस 1200, ये क्या हो जाएगा 2100 प्लस 1200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3300 कैलोरी, क्या आ जाएगा आपका 3300 कैलोरी। ये तो आ गया डेल्टा एच की वैल्यू। अब गाइस डेल्टा जी पता है आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू आपकी 3300 कैलोरी माइनस टेम्परेचर कितना दिया एक बार चेक कर लेते, वैसे 300 शायद आपको 300 कैलोरी है ना, माइनस 300 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3300 माइनस 600 इज इक्वल टू 2700 कैलोरी। और कैलोरी को आप किलो कैलोरी में कैसे बदलेगा 2.7 कैलोरी किलो कैलोरी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2.7 किलो कैलोरी, ठीक है। और ये होगा आपका पॉजिटिव में, ये होगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है। ये डेफिनेटली आपका पॉजिटिव में है ना, नहीं एक सेकंड लेट मी चेक, एक मिनट, वेट देखिए एक बार, यहाँ पे आपका गया 300 माइनस 600 नहीं होगा, सॉरी ये आपका 600 नहीं होगा 6000 होगा, 3300 माइनस 2 इंटू 3 6000 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस 2700 कैलोरी, यानी माइनस 2700 कैलोरी क्या कह सकते हैं यहाँ पे 600 नहीं 6000 आएगा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, आपसे भी हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो माइनस 2.7 किलो कैलोरी होगा आपका इसका आंसर, और माइनस 2.7 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं करना है, इस तरह का आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती की वजह से 20 इंटू 300 करके 600 लिखने की वजह से इतने मतलब ब्लंडर होना जा रहा था, साइन की भी गलती है, वो तो कोइंसिडेंटली न्यूमेरिकल वैल्यूज से हमारी थी, है ना। तो यहाँ पे सिंपली डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.7 किलो कैलोरी। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब
ज्यादा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा दिमाग यूज करना था। ये क्वेश्चन आपको आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आई होप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका जो सिस्टम होता है वो सराउंडिंग के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। सिस्टम जो आपका किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है, सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। नेक्स्ट कह रहा है आपका भाई, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया है और आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सॉल्यूशन देख रहे हैं 16 का। 16 में हमसे पूछ रहा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमको इसका डिफरेंस पूछ रहा है ना, कि कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन। तो कांस्टेंट प्रोसेस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के इक्वल। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के इक्वल। और ये डिफरेंस किसके इक्वल होता है, डेल्टा एनजी आरटी के इक्वल। तो यही डिफरेंस पूछ रहा है, यानी क्या वैल्यू पूछ रही है आपसे, डेल्टा एनजी आरटी की वैल्यू पूछ रही है। किसकी वैल्यू पूछ रही है, डेल्टा एनजी आरटी की वैल्यू पूछ रही है। तो डेल्टा एनजी आरटी किसके इक्वल होगा आपका, डेल्टा एनजी आरटी इक्वल होगा आपके, यहां पे देखिए डेल्टा एनजी यहां पे निकाल लेते हैं। आपका देखिए फाइनल मोल्स कितने हैं, ये लीटर में। डेल्टा एनजी किसका होता है, आपका डेल्टा एनजी में होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं, 12 हैं। देखिए सिर्फ यही तो है, यही वाले हैं आपके 12। और रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कितने, 15। तो 12 माइनस 15 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हो गई आपकी 3। आपसे किलो जूल में पूछ रहा है, यानी जूल वैल्यू पूछ रही है, यानी आर की वैल्यू होगी आपकी 8.314। और टेम्परेचर की वैल्यू दी है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू दी है आपकी 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो डिफरेंस, आपसे डिफरेंस ही पूछ रहा है, यानी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा एनजी आर टी। और डेल्टा एनजी की वैल्यू आपको पता है -3, आर की वैल्यू आप लिखोगे 8.314 और टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। ठीक है, और इसको आपको करना है किसमें, इसको आप, ये आपका आएगा जूल में, ये आएगा आपका जूल में, ये आपका आएगा जूल में। तो आपने लिखा इसको -3 इंटू 8.314 इंटू 298। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप मतलब वैसे भी आप कर लेंगे, लेकिन मैं करता हूं इसको कैलकुलेटर से एक बार। 298 इंटू 8.314 इंटू 3, ये मेरा आ रहा है भाई -7432.71। ये जूल में, किलो जूल में कितना हो जाएगा, -7.43 जूल, किलो जूल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 16 का आपका ए क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। 16 का आपका क्या होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो आई थिंक ये क्लियर है आपका। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, है ना, आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है इसमें। डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, बिल्कुल सही। डेल्टा यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग, गलत। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है, वैसे भी आपको पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही है, 17 का बी सही है। लेकिन आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। द टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सही। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच आपको दिया है, कितना दिया है आपको, 40.66 किलो जूल पर मोल। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है आपकी 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी दी हुई है आपको। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है और टेम्परेचर दिया है ना। इसको हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं, साफ सुथरा। हमको दिया हुआ है, आपको डेल्टा एस दिया हुआ है, आई होप 40.66 किलो जूल पर मोल दिया है, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है 40.66 किलो जूल। और कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 में आपको दिया डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको टेम्परेचर किस में दिखाई देना चाहिए, हमेशा केल्विन में दिखाई देना चाहिए। सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं गाइज, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप सही कराएंगे और फिर आप मतलब फिर आपसे कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आपसे छोटी मोटी गलतियां हो जाएंगी।
आपसे कह रहा था इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल पर मोल इज, एज्यूम वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस। प्रोसेस कौन सी है ये देख लेते हैं पहले। प्रोसेस आपका वेपोराइजेशन है, यानी H2O लिक्विड से किस में बदल रहा है, H2O गैस में बदल रहा है। H2O लिक्विड से किस में बदल रहा है, H2O गैस में बदल रहा है। H2O लिक्विड से H2O गैस में बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, डेल्टा यू की वैल्यू आपको चाहिए, डेल्टा यू की वैल्यू चाहिए। डेल्टा यू इक्वल टू क्वेश्चन, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, डेल्टा यू आपको चाहिए। तो मेरे नजर में तो भाई एक ही फॉर्मूला आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी आपको क्या चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। आसान है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है 40.66 किलो जूल पर मोल, यानी इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, माइनस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी किसके इक्वल होगा, तो आपको बोला वाटर वेपर को आप आइडियल गैस की तरह माने, और नहीं भी दिया होता तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना होता। वो तो रहम करने वाला है, क्वेश्चन बनाने वाला है कि आपको बोला है, अदरवाइज आपको मानना पड़ता है, क्योंकि अजम्पशन लेके ही चलना पड़ता है, सॉल्व नहीं होगा अदरवाइज। तो यहाँ पे होगा आपका गैसियस मोल्स में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैसियस मोल्स कितने प्रोडक्ट में, एक, और रिएक्टेंट में एक भी नहीं, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू होगी आपकी 1। आर की वैल्यू हम लेंगे 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी है 373, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 40.66 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस में कितना आ गया 8.314 इंटू 373, ये आपका आ रहा है, मुझसे मेरी वैल्यू जो आ रही है 3101.122। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जूल में, अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो पूरे को, तो क्या हो जाएगा आपका 40.66 माइनस 3.1, है ना, 3.1, तो इज इक्वल टू लगभग कितना आ रहा है आपका, एक बार इसको देख लेते हैं, 40.66 माइनस 3.1, ये आपका आ रहा है 37.56। काफी आसान है, कितने में आ रहा है, किलो जूल में आ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए प्लस 35.56। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ध्यान समझना है ना, ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्ली देखना है PCl5 में हो क्या रहा है, PCl5 में आपको पता है एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा लंबे होते हैं और वीक होते हैं, बहुत आसानी से टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपका एक गैस था जो आपके दो गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आपकी रैंडमनेस बढ़ी है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, तो डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव का एक ही ऑप्शन आपको दिया है, तो आप इसी बेसिस पे बता सकते थे कि सी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको आना ऑप्शन डिराइव करना ना चाहिए। मान लो डेल्टा एस के बारे में आइडिया भी ना हो, मान लो डेल्टा एस के बारे में आइडिया नहीं भी होता, तो डेल्टा एस इसका क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक गैसियस मोल आपका दो गैसियस मोल में बदल रहा है, तो आपका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एच क्यों पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हमको एनर्जी देनी पड़ी। तो यार सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस में केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और इस प्रोसेस में केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में केवल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, लग रही है, ठीक है। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपको फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई, किस रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होगा, किस रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होगा। आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है कई बच्चों ने देखते ही कर लिया होगा, लेकिन मुझको इसको एक्सप्लेन करना ही है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल हो जाए, इसके लिए है ना, ये डेल्टा एनजीआरटी इक्वल, डेल्टा एनजीआरटी 0 होना ही चाहिए। अब रिएक्शन है तो किसी न किसी टेम्परेचर पे हो ही रही है, आर तो एक कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कब 0 होगी, जब आपके डेल्टा एनजी 0 हो, यानी गैसियस मोल्स दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। यहाँ पे आपका एसबीआर गैस होना चाहिए, ठीक है, एसबीआर गैस होना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर डी को देखो, गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट कितने हैं, 2 सॉरी, और गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट कितने हैं आपके, 1 और 1, तो डेल्टा एनजी आपके किसको इक्वल हो जाएगा, 0। डेल्टा एनजी आपके इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन देखा है तो सेम एक्सप्लेनेशन इसका भी होगा। है क्या 21 में आपको कह रहा है सर्टेन होना चाहिए कि बस इसमें लैंग्वेज में दिया है कि कौन से रिएक्शन आपका पक्का है कि स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए ये कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब डेल्टा जी निगेटिव होगा, यानी कि हमेशा स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा टर्म निगेटिव होना चाहिए, यानी डेल्टा एच भी निगेटिव होना चाहिए और ये वाला टर्म भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और आप चाहते हैं डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या हुआ आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका एक चीज तो क्लियर हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा। सेकंड आप चाहते हो कि टी डेल्टा एस भी क्या हो आपका, सॉरी टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस हमेशा निगेटिव, यानी टी डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एस आएगा आपका पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी कि जो आपका डिसऑर्डर होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए, और डिसऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 21 का, सी विल बी द मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। आपका नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है ना। ये रिएक्शन वैसे तो कंबस्शन की है, बस फेजेज में थोड़ा डिफरेंस है। H2O लिक्विड की जगह गैस में दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में इन्होंने रिएक्शन नहीं ले रखी है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रखी होती तो H2O यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन ये रिएक्शन तो है ना, आपको देखने में लग रहा होगा एक हाइड्रोकार्बन है, आपका एक हाइड्रोकार्बन है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कुछ CO2 और H2O बना रहा है। तो यानी ये रिएक्शन तो कंबस्शन की है, बस स्टैंडर्ड कंडीशन में दी है। स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो आपका H2O किस में होता, लिक्विड स्टेट में होता। आपसे डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का साइन पूछा है, सिंपल। अब आपको पता है क्या, कंबस्शन इक्वेशन में आपने अगर कंबस्शन इक्वेशन अलग से बहुत अच्छे से थर्मोकेमिस्ट्री में टॉपिक हम पढ़ाते हैं और प्रूव करते हैं कि वहां पे हीट वगैरह इवॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा एच यानी कि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू होगी आपकी निगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू हुई आपकी निगेटिव। डेल्टा एस देखिए, अगर गैसियस मोल्स आप रिएक्टेंट में देखिए कितने, 1 और 2, सॉरी 25 और 2, 27, रिएक्टेंट में आपके 27 और प्रोडक्ट में आपके 18 प्लस 16। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अलग है। प्रॉपरली अगर ये वाला प्रोडक्ट देखे आप लिक्विड स्टेट में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में गैसियस दिया है, तो यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्शन नहीं है। तो आपका होगा रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स हैं आपके 27 और प्रोडक्ट में आपके गैसियस मोल्स है 34। गैसियस मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। आपका डेल्टा जी, अब अगर आ रहा है डेल्टा जी, अब ये रिएक्शन हो रही है, यानी ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन आपका हो रहा है, ये ऑटोमोबाइल की रिएक्शन और ये हो रही है, यानी स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी की क्या होगी आपकी साइन निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, तो इंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंथैल्पी क्या होगा आपका, अनअफेक्टेड रहेगा, इंथैल्पी आपका चेंज नहीं होगा, इंथैल्पी इसका क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, इंथैल्पी हमेशा मतलब जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है इंथैल्पी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन दी है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन प्रॉपरली मैंने दिया है तो इस पे आपको क्या करना था, मुझे देना चाहिए था आपको गैसियस मोल्स, लेकिन नीट ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो कोई भी सिंपल साइन वगैरह नहीं दिया था। तो बाय डिफॉल्ट वो आपसे इमेजिन करता है कि आप याद रखें कि बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा स्टेट लेना है, क्योंकि ये हैबर्स प्रोसेस गैसियस फेज में होती है। N2 + 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कह रहा है आपको डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। इधर आ जाते हैं हम, इस पे कर लेते हैं। हमारा क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। अब देखिए N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 में डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैसियस मोल्स में चेंज,
तो आपके प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं, ये आपका 21th क्वेश्चन नहीं है। डेल्टा एनजी आपका देखिए गैसियस मोल्स फाइनल प्रोडक्ट में कितने 2 और है ना रिएक्टेंट में कितने आपके 4, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू होगी -2, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -2 RT। तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका बी, 24 का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी। तो आई होप ये बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया है आपको, है ना, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका किसका, C2H4 का, CO2 का, H2O का, एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर आपको दिया हुआ है। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथीन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आई होप आप सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, आपको इथीन का कंबस्शन रिएक्शन लिखना है। पहले तो आप इथीन का कंबस्शन रिएक्शन लिख लें। इथीन किस फेज में दिया, गैसियस फेज में दिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इथीन एक बार इसको देख लेते हैं, इरेज करके साफ सुथरा लिखते हैं। अब देखिए आपको इथीन का कंबस्शन रिएक्शन लिखना है, तो आपने लिखा है यहाँ पे इथीन गैसियस फेज में प्लस O2 गैसियस फेज में, किस CO2 गैसियस फेज में और H2O लिक्विड फेज में, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2CO2, यहाँ पे आई थिंक आ जाना चाहिए 2H2O और यहाँ पे आ जाना चाहिए 3O2, आई थिंक यही होना चाहिए, बैलेंस्ड है बिल्कुल, 2H2, हाँ आई थिंक एक बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आपसे भाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है सबका, वैल्यूज में नहीं लिखता हूं मैं, इधर XYZ मान लेता हूं, नहीं वैल्यूज लिख के कर लेते हैं, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। C2H4 के लिए दिया 52, C2H4 के लिए दिया आपको 52। अब देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इंथैल्पी नहीं दिया है, देने की जरूरत है क्या, नहीं। आप सबको पता है स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होगी, किसी भी एलिमेंट की 0 होती है, तो O2 के लिए क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 0। CO2 के लिए क्या दिया है, CO2 के लिए दिया है आपको -394 और H2O के लिए दिया -286, -394 और इसके लिए दिया -286। और कोई इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछ रहा है, यानी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, तो रिएक्शन इंथैल्पी हो जाएगी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे होगा ये, कर लेते हैं, है ना। आप देखिए आप कैसे निकालते हो, रिएक्शन इंथैल्पी आप निकालते हो फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे निकाला आपने, आपने निकाला भाई इसको 2 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना, प्लस 2 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ 1 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H4 प्लस 3 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस, यही होना चाहिए। यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और होगा कैसे, आपका होगा ये 2 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2 गैस यानी -394, है ना, प्लस 2 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड हो जाएगा आपका -286, माइनस 1 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H4 52 और H2O का तो ये जाएगा आपका 0। तो आप देखिए एज इट इज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, देखिए इसको तो हम आराम से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 788 क्या जाएगा आपका 2 इंटू 394 आपका आएगा 788 और निगेटिव में आएगा, और 2 इंटू 286 आपका जाएगा 250 गुना 500 572 आई थिंक 572 ही आना चाहिए, ठीक है। तो -572 और -52 ये आ गया। अब अगर आप इसको देख लें एक बार, ये कितना आ जाएगा 572 प्लस 788 प्लस 52, नेगेटिव में -1412 और कितने में आएगा ये कितने दिया वैल्यू, किलो जूल पर मोल में दिया है, यस किलो जूल पर मोल में दिया है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में। इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका -1412 किलो जूल पर मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन 25 का ए। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम
फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, मोलर हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, आपको दिया है ना, मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी है, हीट आपसे पूछ रहा है, तो हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में देखिए, हीट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी, ये होता है आपका NCM इनटू डेल्टा टी। एक बार इसको देख लीजिए आप, हीट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हीट जो हमको देना होता है वो आपका होता है, या इस तरह देख सकते हैं, सिंपली देखिए, है ना, हम शुरू से डिराइव करवा देते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात तो आप अगर थोड़े भी इंटेलिजेंट हैं और आपको यूनिटरी मेथड आता है और सिंपल आपको नॉलेज है कि यार ये क्या हो रहा है, तो आप यूनिटरी मेथड से, यानी जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो या आप किसी चीज का वो करते हो तो यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली देखो, मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल होता है हीट इस तरह का होता है, टोटल हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। तो यहां से आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हो CM इनटू डेल्टा टी इंटू N, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या दिया, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा टी किसके इक्वल है, डेल्टा टी आपको देखिए 35 डिग्री सेल्सियस टू, है ना, 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि आप कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि केल्विन में अगर आप बात करें तो आप केल्विन में नहीं भी करोगे तो डिफरेंस आप सेल्सियस में भी निकालोगे तो उतना ही आएगा, लेकिन कर लेते हैं हम, प्लस आप 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 308 केल्विन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 328 केल्विन में। तो डिफरेंस आपका कितने केल्विन का है, 20 केल्विन का है। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 20। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दिया आपको, 60 ग्राम एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम का मोलर वेट कितना होता है, 27। तो गिवन वेट बाई मोलर वेट, ये हो जाएगा आपका सिंपली Q इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 20 इंटू 60 बाई 27, ठीक है। तो 24 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 27, है ना, डिवाइडेड बाई 27, 24 इंटू ये कितना है 60, 24 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 27, यार आपका 1066.66, है ना, इतना आ गया जूल में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका सी। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आई होप ये बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, ए पिस्टन इज फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहली बात तो आपका क्या हो गया, डेल्टा यू 0 हो गया। इट एब्जॉर्ब्स 225 जूल ऑफ हीट। तो आपको Q और W की वैल्यू पूछ रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिख रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंपली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू माइनस W सिंपली। अब इसमें आपको लास्ट लाइन में दिया है इट एब्जॉर्ब्स 225 जूल ऑफ हीट, यानी Q कितना हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा आपका 225 जूल, क्योंकि Q लोग आपका पॉजिटिव में, एब्जॉर्ब हीट को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा ये पॉजिटिव में Q25, तो वर्क क्या हो जाएगा इतना ही नेगेटिव में, तो 225 पॉजिटिव 225 नेगेटिव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। आई होप ये बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्पीसीज which by definition has zero standard molar enthalpy of formation is। आपको पता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट का जीरो तब होता है जब अपने वो मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। तो आप Br2 को देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के केस में, तो ये हो नहीं सकता। Cl2 गैस, हाँ क्लोरीन एक गैस है जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर भी इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। H2O का तो हो ही नहीं सकता, C6H6 का भी नहीं हो सकता, ठीक है। आसान था ये काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यार नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए आपको 4H गैस की माइनस 869.8.6 है। तो आपको दिया डेल्टा H है ना, सॉरी एक सेकेंड, आपको दिया हुआ है 4 गैसियस एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में। इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है ना, AH आपका एंथैल्पी चेंज का, AH आपका हाइड्रोजन एटम के लिए माइनस 869.8
8 नहीं 6 किलो जूल, माइनस 869.6 किलो जूल। आपको ये दिया है, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा था डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एचएच बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा इज। यार अब मेरी बात सुनिए, डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी भाई हाइड्रोजन का 1 मोल आपने ले लिया, इसको गैसियस एटम में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ये होती है आपकी डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। इसके लिए डेल्टा एच पूछ रहा है, इसके लिए आपका डेल्टा एच पूछ रहा है, काफी आसान है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया है 4H गैसियस गिव्स 2H2 गैस, डेल्टा एच इसके लिए दिया हुआ है। मान लिया इसके लिए डेल्टा एच एक्स है, हम वैल्यूज पे बाद में आएंगे, इसके लिए एक्स है, ठीक है। एक्स को ले ले, इसको ऐसे ले लेते हैं, माइनस 869.6 ले लेते हैं। अब इसको आप रिवर्स करिए, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है रिवर्स में, जहां हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है आपका 2 हाइड्रोजन में, तो 2H2 गैस गिव्स 4 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम। इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी कि प्लस 869.6। सही बात है। आपको बताना है H2 गिव्स 2 हाइड्रोजन एटम का, तो आप इसको क्या कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, H2 गैस गिव्स 2 हाइड्रोजन गैस, और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, यानी 869.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा आपका 869.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 434.8, और ये हो जाएगा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। काफी आसान था ये, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 434. ये आपका सिंपल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यार, सीधे सीधे आपको एक बात बताऊं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, कि आपका ए और बी तो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा आपका पॉजिटिव में आता है, तो बी और सी में से ही कोई हो सकता था, तो आपको एक बार चेक करना था, ये काफी आसान था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन डेल, है ना, सल्फर सॉलिड प्लस 3O2, है ना, लिख लेते हैं इसको, आपको दिए हुए कुछ रिएक्शंस दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया आपका सल्फर सॉलिड प्लस 3/2O2, ये दिया आपका SO3 के इक्वल, हाँ SO3, एक मिनट, SO3 के इक्वल दिया है, गैसियस, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया -2x, गैसियस, ये भी गैसियस फॉर्म में, इसके लिए आपको दिया डेल्टा एच की वैल्यू दिया है -2x। नेक्स्ट आपसे कह रहा है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 गैस, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू शायद दी है -y, एक बार चेक कर लेंगे इसको, -y, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस पूछ रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 गैस कैसे लिखते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम, है ना, इट्स एलिमेंट, है ना, फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो अगर आप O2 गैस, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी, और इसी की आपकी एंथैल्पी पूछ रहा है। तो आप गिवन रिएक्शन से इस रिएक्शन पे पहुंचेंगे कैसे, बहुत आसान है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पे S सॉलिड इस तरफ है, तो आप यानी ऊपर वाले रिएक्शन को तो एज इट इज रहने दीजिए, है ना, सल्फर सॉलिड प्लस 3O2 गैस गिव्स SO3 गैस, है ना, इस रिएक्शन को इन्वर्स करके लिख लीजिए, SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। अब देखिए जो रिएक्शन एज इट इज लिखी उसकी डेल्टा एच भी एज इट इज लिख देंगे, और जो रिएक्शन इन्वर्स करके लिखी उसके डेल्टा एच में क्या करेंगे, निगेटिव को हम कर देंगे पॉजिटिव। आई थिंक ये बहुत ज्यादा आसान और क्लियर था। अब इसको ऐड कर लेते हैं, अगर इसको ऐड करोगे तो SO3 से तो SO3 कैंसिल, हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल होगा, और बचेगा केवल एक O2, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा S सॉलिड प्लस O2 गिव्स SO2, और इसी का तो डेल्टा एच हमको चाहिए था, इसी का डेल्टा एच हमको चाहिए था, इसका डेल्टा एच हमको अगर पता चल गया तो हमको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे आएगा हमारा y-2x, क्या आएगा y-2x, यानी कि इसका आंसर होगा आपका करेक्ट डी। तो गाइस, है ना, इस पार्ट में, है ना, थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर सॉल्यूशन के इस पार्ट में केवल क्वेश्चन नंबर 1 to 30, नेक्स्ट पार्ट में, है ना, जल्दी अपलोड कर दूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 से, है ना, 45, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ही था। आपको कोई भी डाउट है, जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं,
किसी क्वेश्चन को मैंने अगर बहुत ज्यादा तेज बताया इसका मतलब वो इजी था और क्लास में वो डिस्कस हुआ होगा, अच्छे से हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत धीरे बताया हो, क्योंकि इसलिए कि सब समझ पाए और आपको चीजें आती हैं, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और जरूरी नहीं कि इस टॉपिक से, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको जरूर पूछिए। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए गाइस, सेफ रहिए, है ना, ध्यान से रहिए। और अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो सक्सेस तो आपका, है ना, होना निश्चित है, सक्सेसफुल होना निश्चित है। कंसिस्टेंसी ऐसी की है ना, अगर आप एक दिन में जो है आप नहीं कर सकते कुछ, आप अगर 1-1.5 महीने जो भी ऐसी टाइम चल रही है, सिचुएशन चल रहा है, इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली आप जो है ना, काम आपका आसान हो जाएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, इतना ही इस वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।